हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टारगेट कोचिंग क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 साइंस का जो फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या समझ पाएंगे। ये वाला वीडियो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाया गया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है और रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर है। यहां पर मैं सिर्फ अभी इस वाले वीडियो में रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में रिफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो इंट्रोडक्शन को लेकर है कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या है कि इसमें सबसे बड़ा रोल लाइट का होता है। अगर हिंदी में कहें तो प्रकाश या रोशनी का, इसमें सबसे बड़ा रोल लाइट का होता है। अगर लाइट नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, तो हमें कोई भी चीज नहीं दिख सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई सन की लाइट पड़ रही है, किसी बल्ब की लाइट पड़ रही है, किसी भी टाइप की लाइट पड़ रही है, तो उस ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो इसे रिफ्लेक्शन कहा गया है। यहां पर लाइट का किसी एक ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस हमारी आईज तक पहुंचना, इसे रिफ्लेक्शन कहा गया है। यानी कि व्हेन अ लाइट रे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम an object, then we are able to see that object clearly। अगर उस ऑब्जेक्ट से टकराकर जो लाइट आई वो हम तक नहीं पहुंच पाई, रास्ते में रुक गई। रास्ते में रुक कह सकते हैं कि सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई दीवार आ गई, तो लाइट उस ऑब्जेक्ट पर टकराई। टकराने के बाद वो लाइट हमारी तरफ को आ रही थी, रेस, लेकिन बीच में उन रेस को किसी ने रोक लिया, तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा। जैसे माना कि एक पर्सन है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए। मान लिया कि ये टेबल है। रात के टाइम पर ये टेबल नहीं दिखेगी क्योंकि अंधेरा होगा, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जैसे ही कोई लाइट का सोर्स इस पर अपनी लाइट डालेगा, तो माना कि सन से वो लाइट इस पर आ रही है, लाइट रेस इस पर आ रही है, और फिर इससे लाइट रेस टकराकर अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, कहीं को भी जा सकती है। लेकिन ये लाइट रेस जब तक हमारी आंखों तक पहुंची, हमें ये ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। लेकिन अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, मान लो हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ट्रक आकर खड़ा हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखेगा क्योंकि इस पर लाइट तो पड़ी, लेकिन वो लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाई। तो रिफ्लेक्शन में जिसकी वजह से हम चीजों को देखने में एबल हो पाते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल लाइट का होता है। उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर उसका हमारी आंखों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अगर ये लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाई, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में एबल नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन पर। अब देखते हैं कि लाइट जब हमारे आंखों तक पहुंच रही है, तो ऑब्जेक्ट और इस पर्सन के बीच जो भी है उसे हम मीडियम कहेंगे। एक्चुअली में मीडियम आमतौर पर क्या होता है, अभी क्या है, इन दोनों के बीच में एयर होगी। मीडियम एयर ट्रांसपेरेंट होती है। तब क्या होगा कि जब इन दोनों के बीच ट्रांसपेरेंट ना होके कोई चीज ओपेक होगी। ओपेक वो चीजें होती है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे ट्रक, या कोई बुक रख देता मैं इसके बीच में, या फिर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो ओपेक होता। तो ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट होती है, ऐसी बॉडी होती है जिसके आर पार लाइट रेज नहीं जा सकती। तो ऐसी कौन सी बॉडीज होती हैं, क्या होता है उन बॉडीज से, क्या फर्क पड़ता है, ये हम देखेंगे। तो अगर किसी लाइट रेज के सामने हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दे, तो ये हाथ हमारा ओपेक ही माना जाएगा। अगर हम इसमें ओपेक रख दें, ओपेक बॉडी रख दें लाइट रेज में, तो हम देखते हैं कि
एक शेडो बन जाती है। हमारी बॉडी का शेडो सन रेज में दिखाई देता है, सनलाइट में दिखाई देता है। तो हमारी बॉडी एक ओपेक बॉडी है, यानी कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स का शेडो बनता है उन बॉडीज को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापिस आना, बाउंस बैक करना, उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है। अब देखते हैं कि बुक की डेफिनेशन क्या है। बुक के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बनेगी, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस को दिखाने के लिए इसकी दूसरी तरफ हम इस तरीके से पॉलिश में दिखाते हैं। मिरर को भी हम आने वाले टाइम में इसी तरीके से दिखाएंगे, आने वाले टॉपिक्स में मिरर को हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या है? ये एक सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, जिसका दूसरे साइड से रिफ्लेक्शन होगा। द बाउंस बैक, या फिर कह सकते हैं द रिटर्निंग ऑफ लाइट रेज किसी लाइट रेज का बाउंस बैक होना और रिटर्न होना आफ्टर striking the polished surface of an object is called reflection। तो किसी भी सरफेस से लाइट का टकराना और वापस उसी मीडियम में चले जाना, जिस तरफ से लाइट टकराकर उसी मीडियम में वापस चले जाने को ही हम क्या बोलेंगे? आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द बाउंस बैक ऑफ लाइट रेज after striking the surface in the same medium, after striking the surface, polished surface in the same medium, उसी मीडियम में वापस चले जाना। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई पॉलिश्ड सरफेस है और इस पॉलिश्ड सरफेस में ये लाइट रेज आ रही है और इस पर टकराकर वापस जिस तरफ से आई उसी तरफ को चली जाएगी। लाइट रे आई, इस पर टकराकर वापस चलेगी। इस पूरे फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन का बेस था। अब इसी रिफ्लेक्शन के ऊपर हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 मार्क्स में, बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। इसके आने के चांसेस 90% तक रहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि लाइट के रिफ्लेक्शन के 2 लॉज क्या हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यह बताया गया है कि लाइट किसी सरफेस पर किस तरीके से स्ट्राइक करेगी, कैसे जाएगी, क्या क्या एंगल बनाएगी। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज क्या है, क्यों बताए गए हैं, मतलब कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो किन बातों को फॉलो करता है, इसमें ये बताया जाएगा। तो कैसे उसमें लाइट रे ट्रेवल करती है, इसमें ये बताया जाएगा। लॉज मतलब लाइट का जिन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, जिन बातों को फॉलो करना जरूरी है रिफ्लेक्शन के अंदर, उनको लॉज कहा गया है। तो जिसमें पहला लॉ है, तो उसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। मिरर ले सकते हैं इसको हम, मिरर में
रिफ्लेक्शन होता है। तो मिरर हमने इस तरीके से ले लिया है, ये आने वाली रे है, ये लाइट सोर्स से कहीं से आ रही होगी, ये आने वाली रे है तो ये सोर्स से आ रही होगी, हो सकता है सन से आ रही हो, तो इसे ले लिया सोर्स एस। आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। टकराने के बाद ये लाइट उसी मीडियम में कहीं जाएगी, इसको टकराने के बाद कोई ना कोई इसको देख रहा होगा, तो यहां पर ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर ओ। जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली रे इंसिडेंट रे, टकराकर वापस जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर होता है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर, पॉलिश सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन है। इसको हम नॉर्मल कह देते हैं, ये लाइन इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल के तौर पर हम इसको इसलिए रख रहे हैं यहां पर क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के जो एंगल हैं वो इस नॉर्मल से ही नापे जाएंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल आई, यानी कि एंगल आई क्या है, इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल, इसको मिरर कह सकते हैं। रिफ्लेक्टेड रे आर से शुरू है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल आर, एंगल आर, इसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। डायग्राम समझ गए होंगे, एक पॉलिश सरफेस है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर से इनको शो किया गया है। पहला लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज equal to the angle of reflection, that is angle I is always equal to the angle R। यानी कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन के अंदर I और R हमेशा इक्वल होंगे। इसके आगे अभी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, I और R के लिए शायद क्वेश्चन छोटा सा समझने के लिए कर लेंगे। तो अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि I और R किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एंगल I हमेशा एंगल R के इक्वल होगा। दूसरा लॉ ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पर ही लाई करता है। प्लेन क्या है, ये है प्लेन नहीं, बुक्स में भी क्लियरली नहीं बताया जाता है कि प्लेन क्या है, और बताने वाले भी इसी को प्लेन मान लेते हैं और ये बोला जाता है कि इस पॉइंट पर ये तीनों मिलते हैं। हाँ, ये तीनों पर आते हैं, पर प्लेन कहां पर है वो मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से। तो इस एग्जांपल को हम इस बुक से समझते हैं, देखते हैं कि किस प्लेन पर ये तीनों लाई करते हैं। ये प्लेन जो है दरअसल ये वाला नहीं, पीछे की तरफ जिस पर ये तीनों बने हुए हैं उसको हमने प्लेन लेने की कोशिश करेंगे। यहां पर उसको हम प्लेन लेकर समझाएंगे। ये वाली सरफेस वो सरफेस है जो हमारा मिरर है, जिस पर तीनों रे आ रही हैं। आप इमेजिन करिए, लाइट रे आ रही है, लाइट रे टकराकर इससे जा रही है और इसी पे नॉर्मल है, तो इस पर वो पड़ रहे हैं, लेकिन ये तीनों लाई किस पर कर रहे होंगे,
इस पर तो किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ये है वो पॉइंट जिस पर ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन ये तीनों किससे चिपके हुए होंगे पीछे, वो प्लेन है ये। तो जो इस प्लेन पर लगे हुए हैं इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि इस पर तो ये टकरा रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर आते हुए मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन ये लाई किस पर कर रहे होंगे, इसी के पीछे एक प्लेन है, इस तरीके से ये प्लेन है, ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये वो प्लेन है, इस पर टकराए, लेकिन लाई किस पर कर रहे हैं तीनों, इस वाले पीछे वाले प्लेन पर। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हुए हमें दिखेंगे। तो ये दूसरा लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, इसके पीछे तीनों एक ही प्लेन पर आते हैं, ठीक है। दोनों लॉ समझ में आ गए। अब हम कुछ एक थोड़ा सा इसमें आगे कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट लॉ था एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल आई और आर हमेशा कहां से नापे जाएंगे, मैंने आपको बताया हुआ था नॉर्मल से नापेंगे हम इन्हें। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरीके से समझने के लिए। माना कि हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ये नॉर्मल है, इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे हम अपने सारे एंगल नापते हैं। आने वाली लाइट रे माना कि इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि ये गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल होगा 30 डिग्री के, क्योंकि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। तो एंगल आर भी कितने हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। इसीलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं कि ये 30 ना होके एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया था, क्या दिया था कि द इंसिडेंट रे मेक्स 45 डिग्री और वी कैन से 60 डिग्री और वी कैन से 70, 30, 40 व्हाटएवर, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसके साथ इसने कितने का एंगल बनाया, 40 डिग्री का एंगल बनाया। किसने बनाया, इंसिडेंट रे ने। यहां पर क्वेश्चन लिख देते हैं, इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे कितने एंगल बना रही है, 40 का। तो अब ये पूछेंगे कि बताओ एंगल आई की वैल्यू क्या होगी और एंगल आर की वैल्यू क्या होगी। देखो नॉर्मल है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का, उसमें से 40 इस तरफ आ गया तो कितना बचेगा, इस तरफ 50 बचेगा। तो ये वाले के लिए कितना बचा है, 50, और इसी को हम बोलते हैं एंगल आई। तो एंगल आई कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, और जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा, ये भी कितना हो जाएगा, एंगल आर 50 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि क्या बात करी गई है, कि कहीं हमें डायरेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नहीं दे दिया, या फिर हमें इंसिडेंट रे का एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ दिया हुआ है। तो ये कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा ओवर। तो कभी कभार बच्चे इस वाले क्वेश्चन को इसके साथ मिक्स कर देते हैं, मतलब कि इंसिडेंट रे का एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ वाला एंगल आई मान लेते हैं। एंगल आई ये है, एंगल आर ये है, ये वाले एंगल को हमने क्या बोला है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल। और ये वाला एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। तो इस टॉपिक में हमने रिफ्लेक्शन के ऊपर मेनली बात कही थी। अब इससे आने वाले अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, उनसे इमेज कैसे बनते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत सारे टर्म्स आएंगे उसमें, इरेक्ट इमेज आएगी, इन्वर्टेड इमेज आएगी, इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज क्या होती है,
कैसे बनती है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, कब इमेज छोटी बनेगी, कब इमेज बड़ी बनेगी, मिरर में हम किस तरीके से डेली लाइफ में मिरर का यूज करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।